अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मुल्क भर में इस वक्त जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। कराची में अक्टूबर में मैंने वैसे कभी पहले बारिश एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन कल रात कराची में बारिश हुई और इतनी तेज़ हवा के साथ कल बारिश हुई। उमूमी तौर पे होता है कि तेज़ हवा चलती है ना तो बादल उड़ा के ले जाती है, लेकिन बात यह है कि कल कराची में हुई बारिश तो इतनी जो गर्मी का जोर था वो टूटा। बाकी तो शहरों में हम देख रहे हैं कि जी बारिशें भी हो रही हैं। मैं आज सुबह मालम जुब्बा की रिपोर्ट देख रही थी। मालम जुब्बा में तो लोगों ने अभी से जो सर्दियों के कपड़े पहनना शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पर आ गई है ठंड, क्योंकि अक्टूबर में हमारे जो कहते हैं ना कि पहाड़ी इलाके वहाँ पे ठंड आ जाती है, ज़बरदस्त किस्म की ठंड आ जाती है। ये जो मौसम एकदम चेंज हो रहा है और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अक्टूबर में कभी हमने कराची में बारिश नहीं देखी, तो जो एब्रप्ट किस्म का मौसम है ना, तो ये सिर्फ मौसम में चेंजेस नहीं है जनाब, ये अपने साथ ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी हेल्थ पे भी इसके मुरतब हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे हेल्थ पे कैसे हो रहे हैं? ये जो एकदम से नज़ला ज़ुकाम खांसी, क्योंकि जब भी मौसम तब्दील होता है तो हम देखते हैं कि हमें एकदम से किसी को फ्लू का जो है वो अटैक हो गया है, वो खांसी जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, इसमें एक और चीज़ है, मच्छरों की बहुतात है। शाम में आप बाहर बैठे हों, जैसे ही अंधेरा होता है आप देखेंगे कि कहीं से लगेगा फौज आ जाती है मच्छरों की, और फिर मच्छर आते हैं तो आपको पता है कि उसके बाद फिर मलेरिया और डेंगू के केसेस अब इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और अलर्ट कर दिया गया पंजाब और कराची में तो कि क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस होंगे, अपना ख्याल रखेगा। बचपन में मुझे याद है जो वायरल बुखार भी होते थे, जब होता था बुखार तो चलो अम्मी ने यखनी बना के दे दी, 3 दिन अच्छा ख्याल किया तो हमारा जो वायरल बुखार होता था ये ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें जो बुखार होता है वो तकरीबन कोई रहता है महीने भर तक, लिटरली ऐसे ही होता है। ऑन एंड ऑफ आपको बुखार होता रहता है, आपकी बोन्स में तकलीफ़ रहती है, आपको इतनी कमज़ोरी रहती है कि आपको उससे रिकवर होने में, एक फ्लू में, एक वायरल बुखार से रिकवर होने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्यों? और ऐसे ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें क्या क्या वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो आ रही हैं। अभी पिछले दिनों आंखों की इन्फेक्शन जनाब इतनी मैं लोगों में देख रही थी, लोगों की आंखों की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी, ये तकरीबन वो भी 2-2, 3-3 हफ्ते तक चल रही थी। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं आगा गालिब, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिल ख्वाजा जो कि इंस्ट्रक्टर फैमिली मेडिसिन है, और साथ में डॉक्टर आयशा इलियास कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। आई एम श्योर कि आप भी चारों अपने आप को बहुत बचा के चल रहे होंगे क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि सारी वायरल बीमारियाँ भी हैं माशाल्लाह से। पे जो बारिश हुई है, पानी बहुत सारी जगहों से जो पिछले महीने की बारिशों से अभी तक नहीं निकला, मच्छरों की बहुत आत है। तो ये बताएं क्या कोई, सबसे पहले तो आपसे जरूरी बिल्किस साहब, कौन कौन सी बीमारियां इन बदलते मौसम के साथ आजकल सबसे ज़्यादा फैली हैं? स्किन डिजीज़, एलर्जी बहुत हो रही है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, मलेरिया और जो है ना डेंगू। अब मेरी तो सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पे दरख्त बहुत है तो ज़्यादा आपको कोशिश रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं शाम के वक्त निकल नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिन हालांकि इतनी सारी सफाई वगैरह सब होती है लेकिन बहुत ज़्यादा। गालिब आपके पास आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी बीमारियां लेकर आ रहे हैं? जैसे आपने कहा इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करूँ, गैस्ट्रो के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट के अमराज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नोज़िया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि जिनको डेंगू हो चुका था और पेन्स, उनके बॉडी पेन नहीं जा रहे, बॉडी एक्स नहीं जा रहे, फटीग नहीं जा रही। तो इस तरह के अगर देख रहे हैं तो कॉमनली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अब आ रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। पिछले 1.5 महीने में। डॉक्टर साहब आप बताएं आपके पास कौन से पेशेंट की इस वक्त आजकल बहुत आता है? जो अभी डिस्कस हुए कि पेट के अमराज, डेंगू, मलेरिया, डेंगू बहुत कॉमन आ रहा है आजकल। डॉक्टर साहब मैं पिछले दिनों कहीं गई हुई थी तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जैसे अंधेरा हुआ मच्छर एकदम से मच्छरों ने कहा अस्सलाम वालेकुम हम आ गए। तो मैंने कहा वो बच्चों को तो मैंने मस्कीटो रिपेलेंट भी नहीं लगाया हुआ। तो वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि बच्चों को डेंगू नहीं होता। क्या वाकई ऐसा है, बच्चों को डेंगू नहीं होता? नहीं, बच्चों को भी डेंगू होता है। बच्चों को भी डेंगू होता है? ये डरने की बात इसलिए कि जिन्होंने मुझे कहा था वो खुद डॉक्टर थी। असल में मच्छर जो है फीमेल एडीज इजिप्टी होती है जो डेंगू करवाती है, उनको प्रोटीन चाहिए होता है जो हमारे ब्लड में होता है, जिससे वो अपने एग्स बनाती है। जी जी। तो वो तो बच्चों का भी सेम खून होता है, हमारा भी सेम खून होता है। बिल्कुल। और वो जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो जो डेंगू का मच्छर जो है वो सिर्फ सुबह के टाइम काटता है, वो इससे ज़्यादा कि अगर आप दूसरी या तीसरी मंजिल पे रहते तो इतना तो डेंगू का मच्छर प्रवास करके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिन में भी काटता है। ये एक है मिथ्स में से कि सिर्फ शाम में काटता है या सुबह के वक्त काटता है, लेकिन दिन में भी डेंगू का मच्छर काटता है। दिन में भी डेंगू का मच्छर काटता है? और क्या वो वाकई वाली बात है कि डेंगू की मच्छर की इतनी परवाह नहीं, तो वो लोग जो कि दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे रहते हैं उनको कोई खतरा नहीं डेंगू की मच्छर? ऐसा नहीं है, मच्छर जहाँ भी आपको पहुंचा, आप जहाँ होंगे मच्छर को पता चल जाएगा। जहाँ आपने पानी जमा रखा और जहाँ पे अफजाइश होगी, हाँ जहाँ पे अफजाइश होगी तो वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना जहाँ मच्छर ने। डॉक्टर साहब आप क्या ज़्यादा केसेस देख ली और बच्चों में आजकल जितनी वायरल प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं?
जो हम इन्फेक्शन के हवाले से देख रहे हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ और अच्छा डेंगी और मलेरिया भी हम पूरा साल ही देखते हैं, लेकिन इसकी मानसून, पोस्ट मानसून, गर्मियों के बाद छुट्टियों में, हाँ, इसमें ग्राफ बढ़ जाता है पेशेंट्स का। इस वक्त जो सर फहरिस्त है, डेंगी तो है, मलेरिया भी है, लेकिन इसके साथ साथ RSV वायरस, अपर रेस्पिरेटरी, अगर आपने देखा हो बच्चों में आजकल बहुत सारा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कान का दर्द चल रहा है। तो इस वक्त जो चल रहा है वो वायरल इलनेसेस में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बहुत चल रहा है। और बच्चों को जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं तो उनको पेट के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वायरल एक सिंड्रोम होता है। तो उसमें फटीग, पेट खराब होना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। बिसाइड्स फिर हमें बच्चों की केयर कैसी करनी चाहिए? क्योंकि बच्चा है, बच्चा बाहर खेलेगा भी, स्कूल भी जाएगा, और स्कूल में आपको नहीं पता कौन बच्चा कोई वायरस कैरी कर रहा है। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसीलिए स्कूलों में और स्कूलें प्रोएक्टिवली ये कहती भी हैं कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो काइंडली उनको मत भेजें। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। RSV की वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन तो हर साल आती है हमारे यहाँ, और उसका अपटेक बहुत कम होता है। तो एक चीज़ जो हम हर साल सितंबर ऑनवर्ड्स देखते हैं वो फ्लू वायरस होता है। तो फ्लू की वैक्सीन होती है अवेलेबल, और हर किसी को लगा लेनी चाहिए वक्त से पहले। RSV की भी वैक्सीन मौजूद है दुनिया में, लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है। 2-3 चीज़ें हम इसको ब्रेक डाउन करें तो एक कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। आपने वैसे डॉक्टर साहब प्लीज़ कथा कलामी की माजरत, आपने वैक्सीन के वाले से बात की। हम तो वैक्सीन से बहुत ही डरते हैं। कोई वैक्सीन आ जाए तो हम कहते हैं नहीं, ये हमारी नस्ल कुशी की इसमें कोशिश की जा रही है, वो क्योंकि हम इतने ज़हीन हैं तो कहीं दोबारा ना ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो हम लोग मारना चाह रहे हैं। अभी फ्लू के वाले से भी जैसे देखें ना, अभी जो कोविड था वो भी एक फ्लू की वर्स्ट फॉर्म थी, और बहुत से लोगों को नहीं पता। अभी आपको ख्याल इसलिए भी ज़्यादा रखना है क्योंकि दिसंबर में जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो ज़्यादातर डेथ्स होती हैं, इट्स बिकॉज ऑफ फ्लू, जो आपको पता नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 मच कॉशियस अबाउट इट। ये डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे हम बहुत बात तो करते हैं फ्लू की, लेकिन लोग इसको बहुत ईजी लेते हैं फ्लू कि चलो कोई बात नहीं, 3 दिन ठीक। और अगर ईजी लेते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर सीज़न के बाद कि ईजी है, क्योंकि फ्लू के एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स जो हुए हैं दुनिया में, उन्होंने सबसे ज़्यादा अमवात की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेनिश फ्लू जो कि 1800 समथिंग में हुआ था। तो मिलियंस। तो हमें जो है ना हर साल शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं, और अगर हमारे यहाँ पैंडेमिक नहीं आता तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब वैक्सीन लगवाना फ्लू की कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? देखिए, वैक्सीन फ्लू की हर किसी को हर साल लगानी चाहिए। ये एक जिसको हम कहते हैं फ्लू के शॉट्स लगते हैं, फ्लू शॉट्स होते हैं, और उससे देखें ये गारंटी नहीं होती कि आपको अच्छा एक जैसे आपने भी कहा कि कोविड वर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्लू एक खास वायरस है। कॉमन कोल्ड एक अलग चीज़ है। कॉमन कोल्ड आपको सारा साल हो सकती है, दूसरे वायरस से हो सकती है। फ्लू वायरस एक खास वायरस है जो कि बर्ड से और हमारे पास आता है, और ये जो है वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है। आपने भी जरा बर्ड्स की बात की है, मैं ये सोची कराची हमारे यहाँ तो वो ये जंगली कबूतर बहुत हैं, और लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि ये जो जंगली कबूतर हैं, ये इतनी जगह, चाहे अच्छी बात है हम इनको दाना डालते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह की मखलूक को हम वो ग़िज़ा मुहैया करते हैं, लेकिन वो जो उड़ते हैं और वो जो उनकी डस्ट है, वो जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं, वो जो ड्राई होती हैं, वो जो हवा में जाती हैं, तो डॉक्टर साहब वो भी तो हम हाँ, वो जी एक ख़ास किस्म के इन्फेक्शन कराते हैं क्रिप्टोकोकस पिजन से। तो अगर आप देखें ट्रफालगर स्क्वायर पे एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कबूतर हुआ करते थे, जो कि उधर बैन हो गया है फीडिंग, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त रिलीजियस एक्सपेक्ट या जो भी एक खिदमत के या उसके अंदाज से एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ना अपने साथ, वो हम खुद गलत कर रहे हैं। तो बर्ड्स को और पिजन्स की फीडिंग देखें, आप खाना रोक लेंगे ना तो वो उधर से माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन हम खुद ही अपने उसको दावत दे रहे हैं। अच्छा, ये भी वाकई अगर हम खाना रोक लेंगे तो माइग्रेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो मर जाएंगे। ऑफ कोर्स वो हम जैसे थोड़ी है कि एक जगह बैठे रह जाएंगे, वो आगे उड़ के चले जाएंगे। मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, क्या वाकई ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम हाइजीन के नाम पे हाईजेक हो गए। पहले हम पानी उबालते थे, उसमें भी इतनी चीज़ें नहीं होती थी, पानी उबालते थे घर में सब कुछ, लेकिन अब जो है ना हम बॉटल का पानी लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा बॉटल का पानी साफ है, साफ जी बिल्कुल ऐसे समझते हैं, क्योंकि इसमें भी चीज़ें डली हुई होती है ना इसको न्यूट्रल करने के लिए। अच्छा, दूसरा फिर प्रिजर्वेटिव्स आ गई हैं, क्योंकि अब हम किचन में इतना काम नहीं कर सकते, तो जो है ना फ्रोज़न चीज़ें आ गई हैं। अब आप देखें इम्यूनिटी की आप बात करें तो जब ये वायरस आया था तो सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई थी वो यूरोप में हुई थी। क्या वो लोग सफाई पसंद नहीं है ना? हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इटली वगैरह में देखे जगहें खाली हो गई थी, तो वहाँ पे हुई थी, क्योंकि
हाइजीन का ख्याल तो वो लोग भी रखते हैं। हाँ, लेकिन वो जो जैसे जो हमारी जो एक मुसलमानों का जो एक तरीका है ना, वो क्योंकि ये हम बहुत ज़रा वहाँ पे जाके महसूस होता है मुस्लिम शावर, एक ऑफ कोर्स वो भी एक एलिमेंट इसमें है, क्योंकि हमारा जो पाकी नापाकी वाला सिस्टम है वो भी हमें काफ़ी एक तरह से फिल्टर कर देता है। बिल्कुल। फिर ये जो है ना कि मतलब हम लोग बहुत सहल पसंद हो गए, अच्छा, आराम पसंद हो गए, ये प्रिजर्वेटिव्स बहुत डॉक्टर बिल्कुल, जो हमने बच्चों ने ठेलों से इतना खाया हुआ, हमने भी तो दुनिया की हर वो कहते हैं ना गंदला चीज खाई हुई, तो क्या उसने भी हमारी इम्यूनिटी, जैसे हम मिलेनियल्स की बात करूं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो हमसे जो आगे छोटी वाली जनरेशन जेनजी वगैरह वो छोटी सी बात पे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इम्यूनिटी इसीलिए स्ट्रांग थी ना, हम लक्कड़ हजम पत्थर हजम थे, हम मिट्टी के साथ खेलते थे। तो देखिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि मिट्टी के साथ अगर आप खेलते हैं, अब हम अपने बच्चों को नहीं खेलने देते, नहीं 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 नहीं, एस्थमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम रोक लेते। अव्वल तो मिट्टी है ही नहीं कि वो जिसके साथ खेला जाए, हम तो पिट्टू गरम और क्या क्या हमने नहीं खेला है, बाहरी आउटडोर गेम्स ज्यादा थी। अब तो स्कूल इतने से हो गए, छोटे ऐसे मंजिलें बना दी है स्कूल में, और आप स्कूल भी वो वाले ग्राउंड का है, स्कूल में कहाँ पीटी होती, कहाँ पे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती, कहाँ मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह जो है बड़े बड़े स्कूलों में है, लेकिन बहुत कदरे कम हो गई है चीज़ें। हमने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया है, हम जैसे सहल पसंद हो गए, हमें कुछ भी चाहिए होता है, पहले घर में मसाले बनाए जाते थे, अब डब्बों के मसाले, अब वो उसका जायका भी ऐसा, अदरक लहसुन के पेस्ट मिल जाते हैं। आपने सहल पसंद आपने कहना, मुझे याद है छोटे होते थे तो कभी तंदूर से रोटी लेके आनी थी तो अबू कहते चलो पैदल ही चलते हैं, तो हम अबू के साथ पैदल चलते थे, साइकिल छोटे थे पैदल लेकर आ जाते, बड़े आराम से हमारी वॉक भी हो जाती थी। मेरे अबू को वॉक का वैसे ही बड़ा शौक होता था कि चलो बच्चे वॉक करें। अब तो हम बच्चे 2 कदम चलते हैं तो बच्चे हफ जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमसे नहीं चला जा रहा है ना। तो वो ये चीजें देख रहे हैं, ये आपके नजदीक ऐसा क्यों है? अगर हम बात करें हमारे इम्यून सिस्टम, और बहुत सारी देखें हम श्योर हम गलतियां कर रहे हैं, उनमें से आपको बड़ी मैसिव गलती क्या लगती है? वाले सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव्स और लाइफ स्टाइल हमने बहुत ज़्यादा अपना ख़राब कर लिया। फिर अगर हम देखें कि हम लोगों ने अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम खाना खाते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमने उन सब को जो है वो केमिकलाइज कर दिया है, बगैर यूरिया के और बगैर पेस्टिसाइड्स के हमारा ना अनाज है, ना फ्रूट है, ना वेजिटेबल है। ऑब्वियसली उसकी जो एक तासीर थी, जो ग़िज़ाइयत थी, वो हमने खुद कम कर दी है GMO सीड्स की वजह से। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपके जितने भी पीसते थे मसाले और फिर हम उसको ग्राइंडर में पीसते हैं, तो वो उसका भी ऑफ कोर्स जो ब्लेड से पीसी जा रही है, जी फर्क पड़ता है। पत्थर से आज भी तहकीक हुई है कि पत्थर से पीसे हुआ जो स्पाइसेस ही कहूँगा मैं, जो स्पाइसेस होते हैं उनकी तासीर भी ज़्यादा होती है, उनकी इफेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आपको लगता है माइक्रोवेव ओवन ने बड़ा काम खराब किया है? जितनी भी रिसर्च है, देखें चीज़ें बहुत सारी ऐसी आई हैं जिन्होंने हमें आसानी पैदा की है हमारे लिए, लेकिन उनके साथ सबके लिए तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी दिए हैं। माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल और डिफरेंट जो नॉन माइक्रोवेव बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल मना है, हमने बचपन से सुना है। आज अगर देखा जाए तो घर में काम करने वाली खवातीन भी और जो काम हाउस हेल्प होती है, हाउस हेल्प है, वो तो देखती ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। जी तो कुछ भी डालते, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले नहीं रखते और उसके साथ पूरा पतीला रख दिया बगैर ढाके। मैं तो ये भी देखा है माइक्रोवेव जल गया क्योंकि साहब ने पूरा पतीला रख दिया। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि शायद हम लोग नहीं फॉलो कर रहे, और वो बहुत बड़ी वजह है। फिर जब हम अपना ताल्लुक अपनी मिट्टी से ख़त्म कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। सही। अच्छा मुझे बताएं, ये हर साल हम देखते हैं कितना हुकूमत पाकिस्तान इतनी अवेयरनेस फैलाती है डेंगू से बचाव के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए, पर उसके बावजूद डॉक्टर साहब ये केसेस हमारे कम नहीं हो रहे, वाई? प्रिवेंशन 2 चीज़ें हैं ना, एक तो बीमारी हो जाए उसको सही से ट्रीट किया जाए, दूसरा है प्रिवेंशन। जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे प्रिवेंशन का काम है ना, वो मेरे ख्याल में लेकिंग है, गवर्नमेंट लेवल पे भी लेकिंग है, क्योंकि अभी मैं रास्ते में आते हुए कितने पॉट होल्स देखे हैं जहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ पे एक बहुत साजगार माहौल है, जहाँ पे मच्छर आपका ग्रो कर सकता है। तो वो तो हर जगह है। कल बारिश जो हुई है उसके बाद दोबारा से ये मज़ीद बढ़ेंगे। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे बात हुई कि हम खुद अपना ख्याल कैसे रखें। एक बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि आप जो भी बर्तन आपके भरे हुए हैं, जो आपके प्लांट्स हैं घर में, उनको आप या तो खाली कर दें, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है ना, जी। और उसको स्क्रब ऑफ करना होता है, सिर्फ खाली नहीं करना होता। जब आप स्क्रब ऑफ नहीं करते तो वो लार्वा जो है ना, उसके एग्स वो उस पे जो भी पॉट है या जो भी बर्तन है उस पर लगे हुए होते हैं, तो वो ग्रो कर रहे होते हैं, चाहे बेशक आपने पानी उसका खाली कर दिया। यू हैव टू स्क्रब इट ऑफ ताकि वो क्लीन हो। ओके, ये तो मैं किसी ने बताया ही नहीं।
ये तो अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें ऑफ कोर्स हम इस शो के थ्रू भी सीखेंगे। अच्छा मुझे बताएं, हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि आजकल लोग हम देख रहे हैं कि लोगों में एकदम से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों को बुखार होता है, तो वो बुखार जो लोगों के तकरीबन हफ्ते तक बुखार चल रहा है, अब लोग भी कंफ्यूज हैं कि हम, और डर भी रहता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम अपना डेंगू का जाके टेस्ट कराएं तो वो एकदम पॉजिटिव आ जाए, फिर तो मलेरिया ना निकले ना टाइफाइड निकले, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स टाइफाइड भी मौजूद ही है। तो अलामात क्या होती हैं एकदम से अगर हम फ़ौरन पकड़ लें? अच्छा, जो डेंगू के अलामात हैं उमूमन ये तीनों चीज़ें फीवर के साथ आती हैं जिनका आपने नाम लिया, डेंगू है, मलेरिया है या टाइफाइड है। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लैब्स करा के ही हमें पता चलता है कि क्या है। सो पहली बात तो उसको हल्का ना लें कि आपको फीवर आ रहा है, तो आप प्लीज़ टेस्ट करवाएं। बगैर टेस्ट किए आप एंटी मलेरियल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो एंटी मलेरियल्स और नॉट एंटीबायोटिक्स, दीज आर द मेडिसिन जो मलेरिया के लिए दी जाती हैं। जो मलेरिया का जो आपका एनोफिलीज मॉस्किटो जो आपको दे रहा है वो उसको मारना होता है ना। तो एक तो ये बात हो गई कि टेस्ट कराएं सबसे पहले। दूसरा, उमूमन जो डेंगू का फीवर है वो 2 से 7 दिन चलता है। अच्छा। और वो थोड़ी शिद्दत के आपको बॉडी एक्स होता है, उसके साथ वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आना अगर शुरू हो जाती हैं। लूज स्टूल्स के भी कई केसेस देखे गए हैं कि वो पेशेंट आता है, उमूमन बुखार, बॉडी एक्स, गले में दर्द है, इसके साथ आता है। अब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जो बिल्कुल। और बच्चों में तो हम 3 दिन कहते हैं कि 3 दिन अगर बच्चे का बुखार है तो ठीक है, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक शुरू करानी है। लेकिन बच्चों में अगर ये आपको इतने शिद्दत से डेंगू आपको हुआ है तो 3 दिन में आप लेट नहीं उठ सकते? सो एंटीबायोटिक दोनों का कोई इलाज नहीं है, ना डेंगू का है ना मलेरिया का है, सिर्फ प्लेटलेट्स। देखिए ये कितना आपको ख्याल रखना है, इलाज कोई नहीं है। थोड़ी एक चीज़ ऐड करूँगा, अक्सर पेशेंट जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है वो पेन किलर्स लेके आ रहे होते हैं जो कि लिवर को और टॉक्सिक कर रहे होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई आती हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सेल्फ मेडिकेशन करो, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और वो गलत चीज़ होती है, कभी कभी आप बीमारी को बढ़ा देते हैं। वही वाली बात जो आपने कहा था ना कि एक तो सुस्ती, हम सेल पसंद, अलकस, सुस्त, खुद के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो एमई में मेडिसिन दे देगा ना, मतलब डॉक्टर को तो सवाब है ना मेडिसिन लिखने का, खुद से मेडिसिन नहीं ली। ब्रेक आ रही है? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अभी टाइम है। अच्छा मैं चाहूँगी मुझे डॉक्टर बिल्किस कि आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ से चली जाएं, साथ में हमें बता दें कि आप आज क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, ताकि हम ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद हों और लोग अगर घर में बनाना चाहें तो लोग बना सकेंगे। जी, मैं मलेरिया, डेंगू इसके लिए बताऊंगी कि घर में देखिए मलेरिया डेंगू होके गुजर जाता है, लेकिन बॉडी एक्स एंड पेन सब रहते हैं और काफ़ी अरसे तक रहते हैं। और फिर चिकनगुनिया भी तो जी, चिकनगुनिया, इसके लिए और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और कौन सा फल इस्तेमाल करें कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि आपको अगर डेंगू मच्छर काटे तो उसके नुकसान ना हो। मैं एग्जैक्टली वो फल देख ही रही हूँ क्योंकि ये फल हमने प्यार से तो कभी भी नहीं खाया, अलबत्ता तशद्दुद से ज़रूर खाया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो घर में, अच्छा फल कौन से खा सकते हैं, मुझे डॉक्टर साहब आप दोनों बताएं कि कौन सा फल इस वक्त हम बच्चों को दे, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सही है। सो देखिए 2-3 चीज़ें जो भी मैं सुन रही थी, इट्स नॉट जस्ट आवर इम्यूनिटी, हमने माहौलियाती जो तब्दीली हुई है, इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा ख़राब हुआ है, दिस इज़ ऑल पैक एंड पार्सल। जी, क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रीडिंग स्पेसेस ज़्यादा हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, शादी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी, और इम्यूनिटी कम होना, आई एम नॉट श्योर, कोई हमारे पास आर्बिट्री ऑब्जेक्टिवली ये नहीं है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम हो गई है इन देयर, बट वी आर बीइंग एक्सपोज टू अ लॉट मोर वायरसेस। डॉक्टर साहब अब लाहौर में आप देखें, आपने बहुत अच्छा किया जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के वाले से आपने बात की, लाहौर का सब दुनिया भर का वर्स्ट है। और अभी स्मॉग नहीं आई, अभी स्मॉग नहीं आई, अभी फॉग नहीं आई, तो अभी ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अब वो जो मास्क वाली चीज़ है बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए ये चीज़ें सारी रिवर्स हो सकती हैं। चाइना की एयर क्वालिटी एक वक्त में बहुत दुनिया में ख़राब थी, लेकिन उन्होंने काम करके उसको बेहतर कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स एन पैक एंड पार्सल। हम सिर्फ अपनी इम्यूनिटी एक चीज़ पे काम नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी एन होलिस्टिक अप्रोच कि सफाई रखें, हम क्लाइमेट चेंज को एक्चुअली सीरियस लें, ये मसले हैं। अच्छा, अर्बनाइजेशन, आपको पता है क्या डेंगू मलेरिया ये जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जानवर से मिले हैं, ठीक है, ये इंसानों के लिए बने नहीं थे वायरसेस, ठीक है। हम चले गए, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है वो क्या करती है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अर्बनाइजेशन जो होती है, तो हम उनके बिल में चले गए जानवरों के, हमारी जो प्रॉपर्टीज बनी, मतलब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं था, वो तो हमने इनको खुद दावत दे दी, एक्सीडेंटल हम उसके होस्ट हो गए। ओके, सो देखिए इस वजह से भी जितनी अर्बनाइजेशन होगी उस वजह से ये बीमारियां आती रहेंगी एंड वायरसेस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दैट्स वन ऑफ द आल्सो फैक्टर्स। और वायरसेस अभी बहुत सारे हैं, मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर बिल्किस जल्दी से मुझे बता दें क्या क्या चीज़ें, एक तो आप फल बताएंगी जो मलेरिया से बचाता है, और
और इसके अलावा डेंगू हो जाए या आपको मलेरिया हो जाए तो उसके मतलब कि कौन सी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन है आप ले सकते हैं, बॉडी एक्स एंड पेन को भी कंट्रोल करेगा। मुझे भी शदीद जरूरत है। हाँ बिल्कुल वो, और नज़ला जुकाम खांसी और स्किन पे जो रैशेस वगैरह हो जाते हैं इस मौसम में, तो उसके लिए भी एक रेमेडी है। क्योंकि छोटे छोटे से दाने वाकई आए हुए और वो खुश्की भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल बहुत सारी वायरल बीमारियां जो हैं वो फैली हुई हैं, जिसमें डेंगू भी है और जिसमें मलेरिया भी है। डॉक्टर साहब हम ब्रेक से वापस आगे हुए हैं और डॉक्टर बिल्किस जो है वो किचन काउंटर में मौजूद हैं। आप लोगों की लाइव कॉल भी हम अपने शो में शामिल करेंगे क्योंकि ये टाइम ऐसा है, नज़ला जुकाम खांसी, एक वायरल बुखार है, उसके बाद एक डेंगू का बुखार है, देन मलेरिया का बुखार है, लोग टाइफाइड की भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से आपको कोई भी सवाल हो आप हमें कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर बिल्किस, क्या चीज़ पहले बनाने जा रहे हैं? जी देखिए, अगर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जिसमें आपके बॉडी एक्स एंड पेन बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सफाई निफ्स से माने। आपने बच्चों को भी फुल स्लीव्स पहनाना है, ये मौसम ऐसा है, कभी ठंडा कभी गर्म होता है तो उससे भी नज़ला जुकाम खांसी, ज़ाहिर सी बात है हमारे फ़िज़ा में जो है ना पोल्यूशन इतना है उसकी वजह से डस्ट एलर्जी भी बच्चों को होती है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप उनको प्रिवेंट करें। रोज़ाना बच्चों को नींबू पानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शहद नींबू पानी बच्चों को आप दे सकते हैं या तो ये चीज़ें आपने याद रखना। और आपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं बच्चों को, और जो एक्सपोज्ड एरिया है रात को सोने से पहले अपने जो कर्टन्स है वो भी डार्क कलर्स के ना हो। सही है, ये सारी चीज़ें। और सफाई कोनों की ज़्यादा ज़रूरी है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखें। अगर पानी आप भर के रखते हैं, बहुत सारे एरियाज में पानी नहीं आता है, सब भर के रखते हैं, तो उसको ढक के रखें। सब सही है, उसको ढक के रखें। यहाँ तक कि आपके घर में भी जाहिर सी बात है सेवरेज का पानी जा रहा होता है तो ढक्कन जो होता है उसके इर्द गिर्द आप पहले सफाई कर लें पूरी, उसके बाद आप कोई ऑयल डाल दें। ठीक है, ये भी एक तरीका है। जो ऑयल अगर आप हल्का सा लगा देंगे ढक्कन वगैरह पे तो वहां पे भी अफजाइश नहीं होगी। ओके, कोई भी ऑयल लगा दें या जैसे कोई भी ऑयल लगा दे, कोई भी ऑयल लगा दे बेहतर है। लेकिन अगर आप जैसे डीजल वगैरह जो होता है ना वो लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब लगा दे बस ठीक है, सही है। ये सारी चीजें आपने प्रिवेंशन के तौर पे लेना है। अच्छा, एक और चीज़, अपनी जो बेड जो पलंग है उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें घुसा देते हैं लोग। जी तो प्लीज देखें, अगर मतलब के ना अगर हमें सफाई करना है, जैसे मैं कह रही हूँ कि सफाई निफ्स से माने, तो ये भी याद रखें कि जहाँ बहुत सारा डंपिंग स्टेशन अगर आप बना दोगे तो उधर भी मच्छर होते हैं और वो रात को निकल के आते हैं। तो ये सारा साफ करने के बाद आपने नीचे जो है ना अपने बेड के नीचे, कैम्फर की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो गोलियों की बात नहीं कर रही हूँ। वो गोलियां नुकसानदेह है, कैम्फर जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। लहसुन प्याज ये भी नुकसानदेह नहीं है। तो ये भी आप बेड के नीचे रख सकते हैं। प्याज जैसे आधा काट के? नहीं, ऐसे लहसुन और प्याज आप जो है रख सकते हैं। इनकी स्मेल से, खासकर लहसुन के स्मेल से भी जो है मच्छर नहीं आते। ओके, ठीक है, ये चीजें हैं, प्रिवेंटिव चीजें हैं। अच्छा, जलाने के लिए मैं बता देती हूँ, घर में देखें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते एस्थमा पेशेंट के लिए। आप कभी भी कोई भी चीज़ आप जला रहे हो तो जिनको एस्थमा वगैरह हो धुआं वहाँ नहीं दे, इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। जिसको नज़ला जुकाम खांसी हो तो उसके सामने भी ये वाली चीज़ें ना करें। जब आप किसी कमरे में धुनी दे रहे हो तो कोई उस कमरे में होना नहीं चाहिए, उसको बंद कर दे। और धुनी आपने कब देना है? आपने शाम के टाइम देना है, शाम को 4 बजे से पहले दे के बंद कर दे। क्योंकि ज़्यादातर मच्छर जो है रात को जो है ना, जाहिर सी बात है जैसे अंधेरा होता है वो खुद ही आ जाते हैं ना खून चूसने के लिए। ठीक है सही है। आपने क्या करना है मैं बता रही हूँ, लहसुन और काफूर इन दोनों को मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद कोयलों पर डाल के इसकी धुनी देना शुरू कर। लहसुन और काफूर, हाँ, तो आप देखेंगे कि ना इससे जो है ना सिर्फ मच्छर बल्कि इससे जो मक्खी और दूसरी चीजें जो होती हैं ना वो भी जो है घर से चली जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको कोयले पे डाल के आप धुनी दे दें। और दूसरी बात है कि जब भी अल्लाह गफूर रहीम की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है मीठे।
ये मानसून सीजन से पहले आ जाते हैं, यानी कि प्रिवेंशन पहले आ जाता है, बीमारी बाद में है, बीमारी बाद में आती है। अच्छा जरा मिट्ठे जरा दिखाएं, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है और आप लोग मुझे फोन करके बताएं कि इस मिट्ठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे मीठे भी कहते हैं, पंजाब में इसको मिट्ठे कहा जाता है। नौरीन हमारी कॉलर इस वक्त मौजूद भी है लाइन पे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं जवाब दूंगी कि ना जो ये मीठे हैं इसको स्वीट लेमन कहते हैं। क्या बात है आतिश, जबरदस्त, वेरी नाइस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी अदरक और दालचीनी का जो कहवा है ये पीने के लिए कहते हैं, तो हम ऑलरेडी जो लाहौर में है दालचीनी सौंफ की चाय पीते हैं और जो दूध डालकर, मगर आपने कहा कि मना कर दिया कि कहवा पीना है वो नहीं डालना, दूध नहीं डालना, तो क्या हम बादाम का मिल्क डाल सकते हैं डेली बेसिस पर? और अगर डाल सकते हैं तो क्या फायदेमंद रहेगा ये नहीं गाय के दूध का हेमल बदल कहवे में, चाहे वो दालचीनी सौंफ वाली चाय हो चाहे वो आम हो? आप ना वैसे नौरीन मेरी वाली चाय पीती है, मुझे भी ना ये मसालों वाली ही चाय अच्छी लगती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो चाय है ना ये आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज होती थी, तो आपने पीना तो कहवा पीना है, क्योंकि हम बहुत ना काढ़ के वो बड़ा नहीं ना, आप कहते हैं ना कि इसमें वो दूध डाल दे तो काम खराब हो जाता है, तो क्या हम बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बादाम का भी नहीं, वो उसका कलेदा टाइम रख लिया, कहवे का कलेदा टाइम अलग रख ले, कहवे का कलेदा टाइम, ठीक है। नौरीन जी कहीं तो छूट देते पीने की। अभी आप सुने, बात सुने, लाहौर में है, मेरे शहर से आपका ताल्लुक है और मेरे शहर का इस वक्त ना एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो आपको तो बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो अभी चाय जो है ना वो थोड़े से आगे के टाइम के रख लें, चाय जरूर पिए दूसरी वाली भी, लेकिन कहवा भी जरूर पीना है, ये आप रख लें। अब आप सोच लें कि आपने कहवा पहले पीना है या चाय। जी डॉक्टर बिल्किस जी। अच्छा तो ये जो मीठे आ जाते हैं, अच्छा क्या होता है हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम जूस निकाल के फ्रिज में रख देते हैं कि बच्चे आएंगे तो दे देंगे, ये कभी भी ना करें। फ्रेश जूस निकालें उसी वक्त पिलाएं और इसी का रस जो है ना बच्चों को लगाएं, मच्छर नहीं काटता, ना करें बिल्कुल। मुझे ना असल में मैं इसको देख रही हूँ और ना मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मेरे अब्बू ना ये हमें बहुत जबरदस्त तशद्दुद करके हमें ये पिलाते थे, इसको काटते थे और एक हाथ से उन्होंने हमारा सर पकड़ा होता था और एक हाथ से उन्होंने पकड़ा होता था, कहते थे इसको चूसो, उसको चूसो। फिर हम, क्योंकि वो होता था कि मलेरिया से बचाने के लिए फिर वो की हरी गोलियां भी कोई आती थी तो वो भी देते थे, कि उनको टेंशन होती थी कि बच्चे, क्योंकि हम खेल रहे हैं, अब खेलने से मना नहीं करते थे हमें, लेकिन ये चीजें जरूर करवा लेते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे। हाँ, ये बच्चों को आप इसका रस लगाएं, सही है, तो फिर आप देखेंगे कि इसके रस अगर मतलब पसीना नहीं आए, वो बहे नहीं, तो उस मच्छर नहीं काटते। या इसको आपको थोड़े से, जी बिल्कुल, ब्लड प्यूरिफायर भी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड से जो ना टॉक्सिक को निकालने में आपकी मदद करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है और बहुत कम अरसे के लिए आता है। लेकिन इसका नाम बड़ा गलत रखा हुआ है, ये मीठे नहीं है, कड़वे हैं। तो ये चीज है ना, आप देखें, और जितना आप इसको रख के पियेंगे इतना कड़वा होता जाएगा, जितनी जल्दी पी लेंगे इतना ये सही रहेगा, ठीक है। और इसका जो छिलका है ना वो फेंके नहीं, छिलके को उबाल के उससे भी पोछा लगाएं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे आपके घर की सफाई और मच्छर जो है अदरे बेहतर हो जाएगा। इसमें जब इसको उबाल के, इसके छिलकों को उबाल के छान के इसमें सिट्रोनीला भी डाल दें, सिट्रोनीला भी मॉस्किटो रिपेलेंट है, एसेंशियल ऑयल है, उस भी डाल के आप इससे पोछा लगाएं। अब आते हैं खाने की तरफ। बहुत ही कदीम नुस्खा है ये, जो मलेरिया में, डेंगू में, टाइफॉइड में, बॉडी एक्स पेन में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने लेना है नीम के पत्ते। अच्छा, नीम के पत्ते जो है हमारे पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। आप नीम की टहनी तोड़ें और नीम का वो वाला पत्ता लें जिसमें क्रॉस ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब कि ना ये ज़्यादा हो, ओके, ठीक है। और उसको फिर लेके डंठल लेके आप कहीं घर में सुखा दें, ऐसे लटका दें, 4, 5, 6 दिन में पहले धो लें, फिर उसको लटका दें, 6, 7, 8 दिन में वो सूख जाएगा। तो उसके पत्ते लेके, वो ग्रीन कलर का होता है, आप कह रही है ना कि ग्रीन गोलियां हमें देते थे, तो हो सकता है यही आपको नीम की गोलियां, ठीक है। तो उसको आपने फिर उतारना है। मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ कितना ये लेना है। आपने 60 ग्राम नीम के पत्ते, मगज, करंजुआ देखिए ये ऐसा, ये बुखार उतारने के लिए, बॉडी एक्स पेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, डेंगू के लिए भी बहुत अच्छा है।
आपने इसका मगज़ उतारना है। ये आपने लिया 60 ग्राम, ये आपने लिया 30 ग्राम, और इसमें आपने काली मिर्च डालनी है 10 ग्राम। काली मिर्च हम क्यों डालेंगे? ताकि ये दो आपके ब्लड सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है। वो यानी कि कैरियर है, एज अ कैरियर काम करता है। इनको आपने पीस कर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने चने की दाल की तरह, क्योंकि आप अगर नीम घर में सुखाएंगे तो नीम में बाइंडिंग एजेंट होता है, तो ये गोलियां बन जाएंगी ऐसे, जैसे थोड़ा सा पानी आप मिक्स करेंगे तो ये चने की दाल की तरह गोलियां बन जाएंगी ग्रीन ग्रीन। तो एक छोटी सी चने की दाल के बराबर की टैबलेट दिन में 2 दफा आप खा लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर टैबलेट नहीं बनाना तो 1 ग्राम के करीब आप दिन में 2 बार ले लीजिए। वैसे देखिए, दवा जो है वो वेट के हिसाब से ली जाती है। जब आपका वेट कम है तो आप कम मिकदार में लेंगे, वेट ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं, तो इस तरह। लेकिन अमूमन मैं खुराक बता रही हूँ, जैसे 1 ग्राम आप ले लीजिए दिन में 2 बार। ये हो गई एक दवा। अच्छा देखिए, जो डेंगू में सबको पता है कि खुद ही जो है ना वो सही भी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है 2 से 7 दिन में। इसके जो सीवियर अलामात है उसमें बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, उसमें जो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स काउंट, हाँ, तो उसके लिए देखिए आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। घर में सदियों से पपीते का पत्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन एक और चीज़ है, सेब के जूस में लेमन स्क्विज करके डालना शुरू कर दें। और ताकतवर चीजें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, घर में अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। लास्ट टाइम आप आई थी तो आपने भी कहा था ना कि सुबह के टाइम पे आप अगर सेब आधा काट के और वो छिलके के साथ उसके ऊपर लेमन स्क्विज करके उसको खाओ, तो आपने कहा था ये भी बहुत लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर बतूल ने कहा था। डॉक्टर बतूल, जी, हाँ, डॉक्टर बतूल ने कहा था। हाँ, वो भी देखिए, मौला अली का फरमान है, 1 सेब डेली खाएं, आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, डॉक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स आपको सेब कैसा लगता है वैसे मुझे बताएं। बचपन में बहुत बुरा लगता था, अब खाना पड़ता। ठीक है। अच्छा, और दूसरा नुस्खा है कि आपको मतलब कि किसी भी किस्म का बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, 2 चीज़ें, काला ज़ीरा, काला ज़ीरा या ज़ीरा शाही भी कहते हैं इसे, ये और गुड़ दोनों हम वज़न पीस के पाउडर बना के रख लें। आपकी दवा तैयार हो गई। आप इसको गर्म दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते तो आप इसको वैसे भी जो है दिन में 2 से 3 बार बच्चों को भी दे सकते हैं। मजे का लगेगा और बहुत अच्छा होता है। ये जो है, ये नुस्खा जो है ना हमारे चित्राल में बहुत इस्तेमाल होता है। जब बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है और उसके साथ बुखार हो जाता है या टाइफाइड का भी बुखार हो जाता है, तो उसमें भी हम हमारे जैसे मेरे अपने घर का ये नुस्खा है, हम ये देते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। अच्छा जी, मैं एक जा रही छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग कहीं भी जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात करें वायरल डिजीज़ के हवाले से, और आजकल एक और चीज़ मुझे पिछले दिनों बल्कि मुझे लगता है मुझे मेरे नाज़रीन से माजरत भी करनी चाहिए। हमने एक इन्फ्लुएंसर को अपने शो में दावत दी और उस इन्फ्लुएंसर ने बड़े मज़ाक़ खेज़ अंदाज में बात की, क्योंकि हम बात जब कर रहे थे गट क्लेंजिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये गट क्लेंजिंग क्या होती है। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत अच्छा करते हैं कि हम बहुत सर्टिफाइड जो लोग होते हैं, जिसका जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनका मैटर करता है बोलना। लेकिन क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर वो फूड के हवाले से और वो बड़ी हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे, सो गट क्लेंजिंग आज के टाइम में, क्योंकि हम इतना गंद बुला खा रहे होते, पहले तो आई डोंट रिमेंबर, मेरे अब्बू मुझे बताते थे कि उनकी जवानी में बहुत मायूब समझा जाता था कि जब आप घर से बाहर खाना खाते थे। अच्छा, हम लोग जब बचपन में बाहर खाना खाते थे तो बड़े मॉडर्न कंसीडर होते थे, और आजकल के टाइम में बाहर खाना इज़ वेरी नॉर्मल। आपने कुछ नहीं खाया, चलो जी आपने किसी फूड डिलीवरी सर्विस से खाना भी मंगवा लिया, आप बाहर जाके खा रहे हैं। और पहले होता था कि चलो जी आप महीने में 2 दफ़ा, मुझे मेरा बचपन याद है, महीने में 2 दफ़ा बाहर खा लिया। और आजकल के बच्चों का देखें तो आजकल के बच्चों का तो जी आज एक दिन छोड़ के एक दिन चले गए, मतलब हफ्ते में आपने 2-3 दिन तो बाहर खाना ही खाना है, और आप नहीं खा रहे तो घर में आप बाहर का खाना मंगवा रहे हैं। प्रोसेस फूड की बहुतात है, तो इसमें गट क्लेंजिंग नहीं की जाएगी तो फिर और क्या की जाएगी? मुझे बताइए, जो हमारा गट क्योंकि इतना साफ नहीं है, आई एम श्योर कि डॉक्टर बल्कि उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ होती होंगी। उसी की वजह से देखिए, हम हिकमत में या नेचुरोपैथी में कहते हैं कि वैसे अभी साइंस भी यही कहती है कि गट आपका दूसरा ब्रेन है, ठीक है, सेकंड ब्रेन है। और जो है अगर आपका गट अच्छा नहीं होगा, B12 आपका कम हो जाएगा, तो और बहुत जब B12 कम हो जाएगा आपके असाबी कमज़ोरी हो जाएगी, आप बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ का शिकार हो जाएंगे।
तो पेट जो है उसको क्लिंस करना बहुत ज़रूरी है। और पुराने ज़मानों में हर 3 महीने बाद गट क्लिनजिंग अलग अलग तरीके से होती थी। अलग अलग रीजन्स जो है हमारे, जैसे पंजाब में अलग तरीके से, KPK में अलग तरीके से, हर जगह अलग अलग तरीके से होती थी जो वहाँ की चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मुझे याद है मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, तो जैसे ही गर्मियाँ आने से पहले हमारी ग्रैनी हमें देती थी नीम के पत्ते और काली मिर्च पीस के, ताकि बॉयल्स ना निकले, गर्मी दाने ना हो। तो 7 डेज का हमारा ये होता था, सबका मुंह खोल खोल के डाल रही होती थी सुबह, चने मतलब के काली मिर्च के बराबर। और जैसे हम चित्राल के, तो मुझे याद है कि जैसे चित्राल में जो है ना जरशक मिलता है, उसका शरबत बना के रखते हैं। तो जैसे गर्मियाँ आती हैं, जैसे सर्दियों का इस्तकबाल करते हैं, तो उसी तरीके से जैसे इंजीर वगैरह वो सब हमें हर एक डिफरेंट तरीका। गालिब आपके यहाँ के आगा साहब तो बहुत पर्टिकुलर है, तो आप लोगों के यहाँ मुझे बताएं हिकमत में गट क्लेंजिंग का तस्वर है, क्योंकि मुझे ना आजकल के लोग कहते हैं गट क्लेंजिंग, आज लोगों ने नई टर्म निकाल दी है। नहीं, नई टर्म तो नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है हिकमत में कि उम्मुल अमराज अगर किसी चीज़ को कहा जाए तो वो गट हेल्थ है, मैदे के अमराज हैं। और आज की अगर साइंस की बात की जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ, इवन अगर गट हेल्थ आपकी बेहतर रहती है तो आप कैंसर सेल से लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। गट हेल्थ अगर आपकी ख़राब है तो आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जिसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, वो भी होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो अगर देखा जाए तो गट हेल्थ वाकई उम्मुल अमराज है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ हो भी सकती है। और अगर गट हेल्थ आपकी ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से जल्द शिफायाब भी हो सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, आप क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, मैं 4 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीठा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो फ्रूट जिस मौसम में आता है उस मौसम की खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो एक दवा का काम करता है। इस मौसम में अगर हम बात करें तो हमें मीठा भी मिल रहा है, हमें जापानी फल जिसको हम लोग भी कहा जाता है, ये दोनों फल जो हैं वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लिए एक बेहतर दवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। पानी का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ जो है वो विटामिन सी भी है इसमें और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि यकीनन कारआमद होते हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी को अगर डेंगू हो जाए और मलेरिया हो जाए तो एक ऐसी रेमेडी जो कि आप घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर तौर पे अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाते रहें, उसके साथ साथ ये इस्तेमाल करें ताकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि आजकल जो डेंगू की कैफियत में मैंने इतना देखा है कि लोगों को खुदा ना खास्ता डेथ की तरफ भी चले जाते हैं सिर्फ डेंगू की वजह से। तो रिस्क नहीं लें। छोटी छोटी बीमारियां हम समझ के उसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर देते हैं और वो ख़राबी का बायस बन जाती हैं और वो जानलेवा भी हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। करंजवा जड़ी बूटी होती है इस तरह की, मगज़ करंजवा इसको कहते हैं, बॉल्स जैसी होती हैं। इसको इंग्लिश में फीवर नट कहते हैं और ये पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है डिफरेंट किस्म के वायरल इन्फेक्शंस को बेहतर करने के लिए। तो मैंने वो ली है तकरीबन 50 ग्राम, इसमें मैं ऐड करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ है अफसनतीन, वर्मवुड इसे कहते हैं, उर्दू में अफसनतीन कहते हैं। ये भी तकरीबन इसे 50 ग्राम ऐड होगी। तुलसी के पत्ते बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, तुलसी के ड्राइड लीव्स हैं ये ले लीजिए तकरीबन 50 ग्राम। चारों चीज़ें हम वज़न हैं इसमें। जी जी। करंजवा, अफसनतीन, तुलसी के पत्ते और आखिरी चीज़ ड्राइड जिंजर, सोंठ। क्योंकि कभी कभी कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मैदे पे भारी होती हैं, सही तरह हज़म नहीं होती या गैस्ट्रिक प्रेशर डेवलप करने की सलाहियत रखती हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को इन सारी जड़ी बूटियों से नुकसान होता है, ब्लोटिंग टाइप समथिंग। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई ऐसी दवा या ऐसा अज्जा उसमें मौजूद हो जो कि हाजिम हो, गैस्ट्रिक प्रेशर को कम करे। तो सोंठ इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ इसकी अपनी अफादियत भी फीवर के लिए भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंजाइम्स को बेहतर रखने के लिए एक बेहतरीन हाजिम दवा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम ली, चारों चीज़ें, जिसमें मैंने ली अफसनतीन, जिसमें मैंने ली करंजवा, जिसमें मैंने ली सोंठ और तुलसी के पत्ते। ये चारों चीज़ों का मुरक्कब बना लें, पाउडर बना लें। पाव चाय का चमचा, क्वार्टर चाय का चमचा सुबह और क्वार्टर चाय का चमचा अगर रात को लिया जाए तो ये आपकी बॉडी में जो कैफियत हो रही है, फटीग की, थकन की, बुखार की कैफियत हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी अफाका होगा। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो डेंगू के बाद 3-3, 4-4 महीने जिनको लग जाते हैं और वो पेन में रह रहे होते हैं, रिकवर करने में। जॉइंट्स पेन भी। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उज़मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक बिल्कुल। उज़मा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने आगा साहब से पूछना है और डॉक्टर हुसैन से भी एक बात पूछनी है। जी जी। मेरे बेटे को जुकाम अक्सर हो जाता है
तो वो ना एक पेट में दर्द की भी शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द भी हो रही है, उसको भूख भी इतनी नहीं लगती है। और दूसरी डॉक्टर बल्कीस ने एक दफ़ा एक बीज बताया था कि वो पहली तारीख से 1 दाना भी धोना है, 2 तारीख से 2 दाने, 3 तारीख से 3 दाने, इस तरह 30 तारीख तक वो 30 दाने भिगो के फिर आस्ता आस्ता उनको वापस लेके आना है। तो वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए या बच्चों के लिए हैं, पता नहीं वो क्या दाना, तो जरा उससे अगर यूट्यूब पे बता दें या घर ऐसे बता दें वो दाने के बारे में तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। क्विकली बता दें फिर इनके पास। अच्छा, आपने लेना है मुनक्के। पहले दिन 1 मुनक्का, दूसरे दिन 2, 3, इस तरह करके 7 तक ले जाना है। फिर 7 के बाद फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 14 डे का कोर्स होता है जिसमें आपका आयरन लेवल अच्छा हो जाता है, बच्चों को भूख भी लगती है। और ये रात को भिगोने हैं। मुनक्के के बीज आपने निकाले, मुनक्के के बीज नहीं खाने। सही, ये था। ठीक है। और वो जो बच्चे को बेटे का मुस्तकिल नज़ला रहने की वजह से अक्सर बच्चों को या बड़ों को भी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कीड़ा गिरना या बलगम का गले में आना कहते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेट भी ख़राब रहता है, एसिड रिफ्लक्स भी रहता है और पेट भारी भारी रहता है। तो पहले तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कोई चीज़ बताऊँ तो मे बी वो रिएक्ट करे या वो डायग्नोसिस के मुताबिक ना हो, तो मेरा मशवरा होगा कि डायग्नोसिस अगर हो तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप PCR से नंबर ले लें, मैं थोड़े से सवालात करके उसको मे बी आपको कोई डायग्नोसिस बनाकर दे सकूँ। अच्छा, हमने बात की अगर किसी को फीवर हो जाए तो क्या करना है, डेंगू खुदा न खासा है, मलेरिया हो जाए तो ये मुरक्कब बहुत ज़्यादा करामत है। लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको मच्छरों से बचना क्यों है? डॉक्टर बिल्कीस ने भी एक बात की कि हम सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, इन्होंने मीठे का नाम लिया, लेकिन जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इसकी स्मेल से मच्छर आपको नहीं काटते। इन्होंने बात की जैसे इसका छिलका अगर आप मॉपिंग कर दें छिलके के रस से तो भी वो फ़ायदेमंद होता है। और रीज़न सिर्फ ये है कि सिट्रस की जो स्मेल होती है वो मच्छरों को नहीं भाती। गालिब ये भी तो करते हैं कि हम लेमन को आधा काट के उस पर हम लगा देते हैं, लौंग लगा के हम उसको रखते हैं कि मच्छर ना आए। तो ये कुदरत कितनी अच्छी रेमेडी है। तो अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम छोटी छोटी कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन शायद हम कभी कभी जो है वो थोड़ी सी मेहनत हमें भारी पड़ रही होती है और बहुत बड़ी फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ। ये एक ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट है जो कि आप घर में बना सकते हैं। इसको बच्चों को भी स्प्रे कर सकते हैं, इवन इन्फेंट्स को भी कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स है और घर की चीज़ें हैं। प्योर अर्के गुलाब मैंने इसमें लिया है, तकरीबन 1 कप लूँगा मैं। सिर्फ इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, इसको एक जोश देंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पूरा लेमन स्क्वीज़ कर दें, स्प्रे वाली बोतल में रखें और फ्रिज में रख दें। 4 से 6 दिन ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकते हैं तो यूज़ ना करें, लेकिन आप समझे 5 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ फ्रिज में रखें, जब भी यूज़ करना है उसको अच्छी तरह शेक करें और स्प्रे कर दें। किसी को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज़ कि किसी को एक्जिमा या किसी भी किस्म की फंगल इन्फेक्शन प्लस स्किन इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि इसमें लेमन है, वो स्किन इन्फेक्शन में एग्रीवेशन पैदा कर सकता है, वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये हो गया पर्सनल। अब पूरे घर को किस तरह बचाएं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीज़ थी एक काम जिसमें लुबान जलाना है। तो लुबान ना सिर्फ ये कि नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है, मच्छरों को और डिफरेंट जो फ्लाइज होते हैं उनको बेहतर करता है, और एक अलग सा अरोमा होता है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करता है। इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ मैं। लुबान बहुत कॉमनली मिल जाता है, इसमें लुबान लेंगे, थोड़ा सा लुबान जलाएं, उसमें हरमल, ये इस तरह की जड़ी बूटी होती है, जैसे कलौंजी होती है, इस टाइप का ये होता है, ये 1 चुटकी डाल दें ऊपर जलाने के बाद। और सिर्फ नीम के पत्ते एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीसेप्टिक भी हैं, तो ये बहुत अच्छी एक दवा हो सकती है। ये इस तरह बस आपने डाल के इसका जो धुनी है वो पूरे घर में दे, जिस तरह डॉक्टर बिल्कीस ने भी कहा कि दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे इसको दिया जाए, ख़ासकर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मच्छर पनप सकता है। ऐसे कुछ कोने होते हैं घर के जहाँ पे जो है वो ज़्यादा पैदा होने की सलाहियत होती है, तो वहाँ पे लाजमी दीजिए, और ये एक बहुत अच्छा अरोमा भी आपके घर में पैदा करेगा और इसके साथ साथ मच्छरों से भी बचाव का एक बायस बनेगा। अब चले जाते हैं घर से बाहर, जहाँ पे मच्छर की बेसिकली अफजाइश हो रही है, बन रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। 1 गिलास पानी लें, कैम्फर बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा। ये इस तरह का होता है जैसे बर्फ़ टाइप, ये पिघला हुआ है थोड़ा सा। इसका एक आप ये कह रहे हैं रॉ साइड अगर देखें तो ये पत्थर नुमा एक छोटा सा होता है और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको दबाएंगे तो टूट जाएगा। ये इसमें मैंने सिर्फ आधा चाय का चमचा लिया 1 गिलास पानी में। और दूसरी चीज़ मैं ले रहा हूँ नीम का तेल, तकरीबन 10 to 15 ड्रॉप्स। ठीक है, ये नीम का तेल इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह शेक करके रख लें।
आपके जहाँ पे पौधे हैं उनके ऊपर भी डाल दीजिए, जो सॉइल है उस पर डाल दें तो मच्छर की जो पनपने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबैक्टीरियल भी है, तो ये एक ऐसी चीज़ बन गई जहाँ पे पौधों को नुकसान भी नहीं होगा, आप आराम से पौधों को फ़ायदा होगा। नीम का तेल कहा जाता है कि बेहतरीन चीज़ है, पौधों में जो जितने भी बग्स वगैरह आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रिकॉशनरी जो पत्ते खाने वाले बेसिकली पौधे मच्छर वो कीड़े होते हैं उनके लिए भी नीम का तेल बहुत अच्छा है। तो ये पौधों को भी बेहतर करेगा और मच्छरों की जो अफजाइश वाली जगहें हैं सारी आप अपने गार्डनिंग में जिन लोगों के पौधे हैं वहाँ पे स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह मच्छर की जो कैफियत है जो कि छुपे हुए भी होते हैं वो भी नहीं रहेंगे और पैदावार भी इंशाल्लाह नहीं होगी। ये कितनी ज़बरदस्त आपने नुस्खा बताया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, आप ठीक हैं? आपकी पूरी जो टीम है उनको भी हमारा डेरा इस्माइल खान वालों को की तरफ से बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, हम इससे बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, चाहे ये भी हो या जो भी हो। मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके सारे मेहमान भी, बल्किस आपा और जो गालिब बेटा है वो मेरे बेटों की तरह है। उनके बड़ों बोलने का अंदाज, समझाने का अंदाज, आपके समा की टीम को हम आप लोगों से सीखते हैं हर चीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बल्किस भी हमारी बहुत फेवरेट है। बहुत शुक्रिया। आवाज को तो ऐसे बोलता है जैसे मेरा हाफिज बच्चा हो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरा बेटा भी है माशाल्लाह, इससे थोड़ा छोटा है लेकिन उसकी आवाज और ये मुझे अपने बेटों की तरह लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बट कितने लकी आप, कितना प्यार कर रही हैं। मुझे बताएं, पूछना क्या चाहेंगे आप? बस ये मौसम तब्दील हो रहा है ना बच्चे, हम खुले इलाकों में रहते हैं, ये हैंड पंप का पानी होता है, फिल्टर वाला नहीं होता। मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो यही मैं आपको अभी मैंने टीवी ऑन किया है तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा है तो मैंने कहा कि आपसे ये पूछ लूं कि कैसे बच्चों को बचाएं सर्दी से। यहाँ सर्दी भी ज्यादा होती है डेरा इस्माइल खान में। जी मुझे मालूम है ठीक ठाक, क्योंकि खुला इलाका है तो ठंड भी ठीक ठाक पड़ती है। तो अभी मौसम चेंज हो गया वहाँ पे, अब रातें ठंडी हो गई हैं? गर्मी है लेकिन मौसम खुश्क है बच्चे। अच्छा ठीक है चलें, ठीक है। रुबीना जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कैसे बचाना है वही वाली बात कि ये अच्छी कुछ हमने काफ़ी आज तरकीबें आई एम श्योर जब यूट्यूब देखिए आप जिस इलाके में रहती हैं, जैसे आपने कहा ट्यूबवेल का पानी होता है, तो सबसे पहले तो ये कि पानी हमेशा बॉयल करके पिए। जितनी भी चीज़ें होती हैं इम्प्योरिटीज़ कम से कम वो 90% तो कम हो जाती है। तो सबसे पहले जो है वो पानी तो बॉयल करके पिए। नंबर 2, जिस तरह इन्होंने बात की डिफरेंट जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखती हैं बहुत खुश्क है, सर्दी भी यहाँ की होती है तो बहुत खुश्क होती है। दालचीनी का अगर कहवा बना के रेगुलर बेसिस पे लिया जाए, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लें, इतना 1 गिलास पानी में पकाएं, जब पौना कप रह जाए तो छान कर पी लें। ये बहुत सारी आपकी सलाहियत बढ़ा देता है लड़ने की, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। यहाँ पे स्किन की भी बहुत इशू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्किन के लिए भी क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज रखना है। ये जो डेरा इस्माइल खान के जो लोग हैं, सिर्फ ये नहीं कि अंदर खुश्की अंदर हो रही है, ये बाहर आपकी स्किन पे भी आ जाती है। एक तो जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, लगाने के लिए भी कोकोनट ऑयल लगाया जा सकता है, जैतून का तेल पिया जा सकता है जो कि बेहतर करे। लोग सरसों का तेल भी तो चेहरे पे लगाते हैं। सरसों का तेल लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, दाने बढ़ा देता है। तो बेहतर है कि ऑलिव ऑयल लिया जाए। ऑलिव ऑयल मेरे ख्याल से कोकोनट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज़ एंटी फंगल भी होता है। सो आप वो कर हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल। लोग ऑयल पुलिंग के लिए भी कोकोनट ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सही है, थैंक यू सो मच गालिब, आ जाइए। अच्छा, मैं गट क्लेंजिंग के वाले से बात करी थी, मुझे पता है मेडिकल साइंस जो है वो गट क्लेंजिंग को कितना प्रमोट करता है? डेफिनेटली गट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि बाकी सब ने भी कहा है कि गट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपका ब्रेन के साथ। सो बहुत सारे सेरोटोनिन एक हमारा होता है केमिकल जो प्रोड्यूस हो रहा होता है गट में, वो आपको खुशी पैदा करता है। सो आप जब गट अपसेट होता है तो डेफिनेटली आपको ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। यस, दिस इज ट्रू। ये लेकिन लोगों को पता नहीं है विद ब्रेन कितना कि आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका गट ही जो क्लीन ना हो। ये जो हम इतना ऑफ टाइम में खाना भी खा रहे होते हैं, बाहर से भी चीज़ें ऑर्डर करिए, रात के 2 बजे का आपको लेते से क्रेविंग हो रही होती है, जो आपकी खाने की टाइमिंग्स ऑफ है। सबसे पहले तो खाना जो है ना एतदाल में खाएं, क्योंकि जब तक हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपकी स्टमक फुल हो गया है तब तक हम बहुत फुल हो चुके होते हैं। सो एक मुट्ठी भूख, जैसे हमारे मज़हब में भी है कि हम एक मुट्ठी भूख अपनी छोड़ दें। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 रोटी है तो आप अगर 1 पे आ जाएं या 1.5 पे आ जाएं, या अपना पोर्शन बनाएं ना, एक मुट्ठी एक पोर्शन होता है। तो आप एक पोर्शन प्रोटीन्स का ले लें, वेजिटेबल्स का ले लें, फ्रूट्स का ले लें और कार्बोहाइड्रेट्स का ले लें। उससे आपका गट भर नहीं जाएगा एकदम से
फुलनेस नहीं होगी और बाकी जो भी गर्ड और ये सारे मसले होते हैं ना वो नहीं होंगे। इससे वेट भी आपका कंट्रोल रहता है। दूसरा पानी, हाइड्रेशन, जैसे कि बात की गई कि बॉइल्ड वाटर, आई वुड सजेस्ट कि ये सबसे प्रिवेंशन पे अगर हम काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं तो फैमिली फिजिशियन हूँ और हम प्रिवेंशन पे और ट्रीटमेंट पे दोनों पे काम करते हैं, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो आप होने ना दें, उससे आप बॉयल वाटर यूज़ करें। इवन जो हमारे बॉटल्ड वाटर आता है उसको भी बॉयल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बॉइल्ड नहीं होता, उसमें जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये सारी चीज़ें, तो वी शुड बॉयल दैट। और बाकी आपकी गट हेल्थ, हमने तो पैसे खर्च किए, हाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं उस पर, लेकिन फिर भी उसको बॉयल करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, आप हेल्दी चॉइसेस हों आपकी, जैसे आपने कहा कि जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम है, सैलड्स का इस्तेमाल कम है, वो अगर बेहतर होगा तो आप जो खाएंगे ना वही आपको लगता भी रहेगा और आपकी बिल्ड उसी तरह की बनती रहेगी। सही। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, हम अपने खाने पीने की कहते हैं ना कि जो रूटीन में ऐसी क्या सबसे बड़ी गलती करें कि जिससे हमारी गट हेल्थ, मतलब चले हम तो बड़े कुछ भी खा रहे हैं, हमारे बच्चों की गट हेल्थ भी इतनी मुतासर हो रही है। फिर हम बच्चों में भी बात करते हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की। बिल्कुल, ये जो न्यूरो गट नेक्सस हम कह रहे हैं, आप इसका बहुत गहरा ताल्लुक है और जो हम खाते हैं वो हम सोचते भी हैं, तो दिमाग और उसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, बेसिक चीज़ें अगर हम एवोल्यूशन पे जाएं तो इंसान 3 वक्त का खाना खाने के लिए तो नहीं बना था, उसको तो खाना मिलता भी नहीं था, वो तो जंगजू था, वो तो शिकार करता था। तो ये इवोल्यूशन में हमने जो 3 सेट मील और स्नैक्स, आई डोंट थिंक वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दैट। हमें लगे 3 वक्त का खाना होता है, जी हाँ, हालांकि ऐसी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। सो अगर जो बहुत न्यूट्रिशन के हवाले ने बहुत अच्छी बात की कि आप बेसिक्स पे रहे हैं, जैसे कि हमारे खाने में देखें, अगर हम दाल खाते हैं या हम गोश्त खाते हैं या मछली खाते हैं, वो हमारा प्रोटीन है, तो 1 मुट्ठी प्रोटीन हो गया। फिर अनाज हो गया, अनाज हमारा रोटी की सूरत में या चावल की सूरत में, रोटी बेहतर है चावल से क्योंकि उसमें ग्लूकोज का हाई, इट्स अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फिर जैसे कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली हम सलाद भी रखते हैं कचूम्बर की सूरत में या सलाद की सूरत में, तो वो हमारा वेजिटेबल हो जाता है पोर्शन। और फिर हमारे यहाँ रायते या दही का भी इस्तेमाल होता है, तो दही इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक ऑल्सो। और अच्छी बात यह कि हम खुला दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बनस्बत जो जो हमारी जो डाइट है, स्टेपल डाइट एक आम इंसान की पाकिस्तान के अंदर, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। जो मसला होता है वो ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने हैं, बेकरी, निमकों की अशिया, पराठों का ज़्यादा इस्तेमाल। आप हर चीज़ करें, इंडल्जेंस इज एसेंशियल, चीट डेज भी होने चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एंड बी सैड अबाउट इट, ठीक है। लेकिन देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू इट। जैसे कि आपने 1 दिन 2 दिन चीट डे रख लिया, ठीक है, उस दिन आप इंडल्ज करें, जो खाना है खाएं बाहर का, बट रेस्ट ऑफ द वीक आपको डाइट में जो हमारी एक स्टेपल डाइट है एक आम इंसान की, वो लें। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 वक्त का खाना खाएं, लेकिन रात का मील थोड़ा जल्दी होना चाहिए, रात का मील बहुत लेट नाइट नहीं होना चाहिए। ये हम इतनी बार से कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ तो मैं कराची में हमारे ये है कि निकलते ही उठते लेट हैं, फिर रात का खाना जो है वो होता ही करते, क्योंकि दावत में जाए तो जाते जाते 9-10 तो बज ही जाते हैं। अच्छा जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कॉलर्स, हमारे साथ कॉलर मौजूद थी, उनको दोबारा शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि अब मौसम जो है वो ज़रा शिफ्ट हो रहा है और ये अक्टूबर का महीना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद नवंबर में सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा। और मैं ये भी सुन रही थी कि इस बार सर्दियों की शिद्दत में, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के हमने असरात देखें, तो उसमें ये भी होगा कि इसमें जो सर्दियाँ भी होंगी वो शिद्दत से आएंगी। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पड़ी थी, उसमें क्लाइमेट चेंज के वाले से बताया जा रहा था। अच्छा, गर्मियों में तो हमें लगती है प्यास, तो हम पानी पी लेते हैं, सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती। तो फिर सर्दियों में क्या होता है कि हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और हम ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्या वो क्योंकि देखिए गर्मियों में पसीना भी आपको आ रहा है, तो बताया जाता है 8 गिलास पानी पीना है, सर्दियों में भी आपको 8 गिलास पानी पीना है? रिक्वायरमेंट तो वही है। नहीं, वो फिर उससे ये हो जाएगा, देखें इनटेक आउटपुट, अगर क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है तो पसीना इज़ काइंड ऑफ एन आउटपुट, यूरिन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन आउटपुट। तो गर्मियों में अगर आप 8 गिलास पी रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि शायद आपको इससे ज़्यादा भी 10 to 12 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जितना आपका पसीना ज़्यादा आ रहा है, यू आर लूजिंग ऑल योर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपने पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंज्यूम करना है। गर्मी में, सर्दी में आप सही कह रही हैं कि कैफीन की इंटेक बहुत बढ़ जाती है। कैफीन जो है नॉर्मल एक ज़्यादा आपको डिहाइड्रेट करता है। जी जी बिल्कुल। वो जो ग्रीन टी भी पीते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश्की कर देते हैं। ज़ूबिया इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, रूबिया माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं रूबिया के मानी क्या हैं?
क्या रूबी स्टोन से निकला हुआ नाम है? रूबिया, मुझे क्या पता था, नाम पूछूंगी तो नाराज हो जाएंगी। हेलो जी, कहाँ चली गई थी? मैं डर गई थी। रूबिया, टेलीविजन की आवाज बंद करें। चलें ठीक है, मैं आप जरा दोबारा से मैं कॉल कर लीजिएगा क्योंकि मेरे लाइन में डिस्टॉर्शन हो रही है। पानी मुझे बताएं, पानी का इंटेक कितना अब आगे वाले दिनों में ज़्यादा ज़रूरी है? एक बात आपने खुद की कि उस वक्त पानी का एहसास, प्यास का एहसास बेसिकली कम होता है, लेकिन मिनिमम 6 to 8 ग्लासेस सर्दियों में रिकमेंडेड है, वरना बहुत, क्योंकि हम कैफीन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा डिहाइड्रेट करवाती हैं ये सारी चीज़ें, जिसमें कॉफ़ी भी आ गई, जिसमें चाय भी आ गई, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आ गए। तो बेहतर है कि कम से कम 8 गिलास पानी तो पिए ही कम से कम। रिक्वायरमेंट वही रहती है। फिर आपकी जो स्वेटिंग होती है वो आपको गर्मी में ज़्यादा फिर लेना होता है, क्योंकि निकल रहा होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की वही रहती है। 8 to 10 ग्लास आपके रहते ही हैं। वो जो लोग बहुत ज़्यादा बात कर लेते थे पता नहीं कितने लीटर पानी पी जाएं, वो तो मुझे लगता है उसमें तो बंदा वेल बन जाएगा। वक्त से लोग कहते हैं पता नहीं आपको 8 लीटर पीने, मैंने कहा 8 लीटर लोगों को बीमारियाँ होती हैं, लोगों को बीमारियाँ होती हैं कि दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इससे बीमारी होती है बहुत ज़्यादा। ये बीमारी होती है, बीमारी होती है कि पानी ज़्यादा पीने की भी बीमारी होती है, पानी बहुत ज़्यादा पीने की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज और पानी ना पीने की बीमारी होती है, जैसे मुझे प्यास नहीं लगती। हर चीज़ को जो है वो एक लेवल पे लेना है, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, एतदाल में। इर्सा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इर्सा। वालेकुम सलाम, अभी आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना था कि जैसे सुबह उठते हैं ना छोटी बेटियां, उनके भी बिल्कुल गले खुश्क होते हैं और मेरा भी बिल्कुल खुश्क होता है, जैसे खराब हो रहा होता है। अच्छा। उसके बाद में डॉक्टर बल्कीर से मैंने पूछना था कि जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, तो मेरी बेटी इसमें ना हाथों पे बहुत पसीना आता है, उसकी वजह से बिल्कुल जैसे हाथ खराब नहीं हो जाते उस तरह है। उसने कहा कि चेक भी करवाया, मेडिसिन ली है, वो ट्यूब देते हैं हाथों पे जेल लगाने के लिए, बेटासोल की, और एक सॉप देते हैं जो उससे हाथ में, लेकिन फिर भी उसका फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर बल्कीर से कहा कि प्लीज कुछ बताओ। आपकी बच्ची है कितनी छोटी? वैसे एज तो बताएं उसकी। 15 ईयर्स की है। कितनी? अच्छा 15 ईयर्स की है। अच्छा ये ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्स में भी हाथ में पसीना आता है, या कोई सोच ज्यादा करें तो हाथ में पसीना आ जाता है? इससे है कि मेरे जो हस्बैंड है उनके भी हाथ में आता है पसीना, तो मेरे ससुर है उनके हाथ पे भी आता है। हाँ बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। अच्छा, अगर हाथ में पसीना, ये ना ये एक बीमारी है जिसमें आपको हाथ में और पाँव में बहुत पसीना आता है, जो साइकोलॉजिकली कोई सोच ज़्यादा करें, कुछ भी करें, ये एग्जाम्स में तो ऐसा होता है कि जैसे पूरा पेपर गीला हो जाता है। अच्छा, इसका जो है एलोपैथिक में तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, हमारी पैथी में ये कि फिटकरी वाला पानी जो है ना, फिटकरी, गुलाबी फिटकरी जो है अर्क़े गुलाब में मिला के रख लें, इतना छोटा सा टुकड़ा, जैसे आप ले लें 10 ग्राम ले लें, 50 ml जो है ना अर्क़े गुलाब ले लें, उसको मिक्स करके रख लें, उसका स्प्रे किया करें। बस इसका और कोई इंटरनली खाने वगैरह से नहीं, बस यही है कि आप इसको लगाते रहें तो पसीना कंट्रोल रहेगा। क्योंकि एलोपैथिक में मैंने सुना है कि बोटॉक्स वगैरह करते हैं जिससे पसीने की ज्यादती रुकती है। फर्स्ट लाइन आपका यही है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आप फिटकरी कहते हैं वही यूज होता है, लेकिन इसकी कॉज पता होनी चाहिए कि पसीना क्यों आ रहा है। कभी कभी थायराइड के मसले की वजह से भी आ रहा होता है, सो इफ देयर इज एन ऑर्गेनिक कॉज तो उसको तो ट्रीट करना होगा। लेकिन जैसे कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है, पेपर की वजह से हो रहा है, या ये जेनेटिक है, जो इन्होंने कहा कि इनके उसको भी आ रहा है, सबको पसीना आता रहता है। ऑर्गेनिक थायराइड को रूल आउट करने की जरूरत होती है। अगर वो रूल आउट, ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट हो जाए तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर बोटॉक्स। और मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस में अगर आजकल हम अपनी जो इतनी बीमारियां फैली हुई हैं उसमें रेड फ्लैग्स क्या हैं जिनको मैं फ़ौरन पकड़ना चाहिए, ये मैं आप सबसे जानूंगी। बीमारियों की दो इकसाम होती है, एक कंटेजियस बीमारियां या इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरा जो दूसरी चीज़ तरफ जाएँ तो मैलिग्नेंसी, कैंसर, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़, ब्रेस्ट। तो अगर हम इनको टीज़ आउट करें तो एज, अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल यानी हार्ट डिजीज़ हो गए जो कि सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनता है, उसके लिए हमें स्क्रीनिंग रखनी चाहिए। आफ्टर 40 आपको यू शुड नो योर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपके शुगर का स्टेटस क्या है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, तो ये वॉच करनी चाहिए चीज़ें। आपका वेट कैसा रह रहा है, आप ओबेसिटी इंडेक्स में तो नहीं जा रहे, तो ये कुछ चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर आप यही चीज़ें, और स्मोकिंग तर्क करें, अगर आप स्मोकिंग करते हैं जो कि रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर यही चीज़ें जो हैं वो स्ट्रोक या दिमाग की बीमारियों को भी बचाती हैं, जो कि हार्ट की बीमारियों को चीज़ें बचाती हैं,
या उनका सबब बनती हैं, वही चीज़ें जो हैं हमें दिमाग की बीमारियों से भी हो जाती हैं। तो अच्छा, ये एक चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, वो बड़ी अच्छी गालिब ने बात की थी ब्रेक में भी कि कुछ लोगों को लगता है कि डेंगी इज़ कंटेजियस। डेंगी कंटेजियस नहीं, लेकिन अगर वो मच्छर जिसने आपको काट लिया है फिर उसने जाके आपके साथ वाले बंदे को काट लिया तो हो जाएगा उसको बराए रास्त नहीं बनता, बराए रास्त ये डेंगी का क्यूपिड है मच्छर। हाथ से फैलने से, साथ खाने से, इससे नहीं फैलता। लेकिन मच्छर अगर डेंगी है तो उसको भी बचाएं, और बाकी भी नेटिंग, रेपेलेंट्स जो भी हैं, ये सबके दोनों के लिए इक्वल होंगे फिर वाकई हम पहले ज़माने में था लोग नेटिंग वगैरह करके सोते थे, तो अभी भी ऐसा ही होता है। गांव में जाएं तो नेटिंग होती है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर दरवाजे पे है तो बेड के ऊपर नेट नहीं लगा होता, लेकिन उमूमन हम इंटीरियर चले जाएं तो बहुत सारा लोग वगैरह पे है ना, नेट्स तो आती हैं खिड़कियों पे, लेकिन फिर भी डेंगी मलेरिया तो आ रहे हैं ना, वो इसीलिए मच्छर भी आजकल स्मार्ट हो गए, मैं देख रही हूँ। उनके लिए आप जो मर्जी करो वो इतने रेजिस्टेंट हो रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया था ना अभी कि वो पेस्टिसाइड्स भी काम नहीं कर रहे, जो लाहौर में भी जो स्पेशली मच्छर इतने तेज हो गए, मच्छरों ने इम्यूनिटी बिल्ड कर ली, हम इंसान ना कर सके। मतलब उनका इतना दिमाग भी नहीं, कहाँ मच्छरों ने PhD की हुई हो, कुछ भी ना, मच्छरों ने MBBS किया हुआ, उनको पता उनकी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होनी है, हम इंसान ना समझे। कॉलर मौजूद है जी, आसिफ साहब बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है, कैसी हैं? खैरियत? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है आसिफ भाई, क्या पूछना चाहेंगे? आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, आपको याद होगा पहले भी मैंने कॉल की थी, तो मेरी जो बेटी है वो उसकी एज अभी 17 ईयर्स है, शायद आप पहचान गई उनकी, अभी मैंने शादी जो की, तो उनके जो ये पाँव है ना, इसकी उंगलियां ये सूज जाती हैं, तो फिर कोयटा हमसे कोई 4 घंटे का रास्ता है। अच्छा। तो हम उसे स्किन स्पेशलिस्ट के पास उसे लगातार 2 साल लेकर गए, और वो लोशन वगैरह ये चीजें क्रीम वगैरह भी के दे देते हैं, लेकिन जब सर्दियां आती फिर उनकी ये एड़ियां, ये उंगलियां, ये सारी सूज जाती हैं और दर्द करती हैं, और दोनों पाँव इसी तरह हैं। वो बेचारी फिर उससे फिर भी नहीं सकती, और उसकी टोटल एज अभी ये 16 सितंबर को 17 साल पूरी हुई। अच्छा अभी अच्छा ये आपकी, मैं अभी डॉक्टर से पूछ रही थी, मुझे बताएं आपकी वही बेटी है जिनकी शादी का बता रहे थे? जी बिल्कुल वही है। और उनकी क्या वैसे एज है अपना? अभी मैंने कहा 17 ईयर्स पूरे हुए 16 सितंबर को। आसिफ साहब की बेटी अब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आपकी दुआओं से और तमाम जो जितने भी लोगों ने दुआ की है, मैं सबके लिए हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे जब आपकी में कॉल आई थी, मुझे याद आपकी बेटी के हवाले से। अल्लाह की बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, अभी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है जी। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, ये सर्दी की वजह से हो जाता है कि आपके डिजिट्स जो हैं उमूमन वो स्वेल हो जाते हैं। एक तो उसको देखना होगा कि ये वाकई वो है या कोई और इन्फेक्शियस कॉज है कि जिसकी वजह से सूज रहा है, जाना जरूर पड़ेगा आपको। जो मुझे बता रहे हैं, जितना मैं अभी हिस्ट्री ले पाए हैं, एक चिल बाइट्स होते हैं, वो आपकी सर्दी में डिजिट सूज जाते हैं, और लेकिन उसके लिए फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना उमूमन उसको कहते हैं। लेकिन वास्कुलर सप्लाई जो होती है ना, चूंकि सर्दी की वजह से आपका पेरिफेरी पे आपके ब्लड कम हो जाता कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन उसमें फिर कलर चेंज और होता है। ये लोशन की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टू श्योर वो क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये शायद सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है, इसको सिर्फ स्किन का डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा, इसको प्रॉपर डायग्नोसिस कराएंगे। सिर्फ स्किन का इशू नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 2 साल से जा रहा हूँ, अगर किसी का फोन है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ आप प्रॉपर जाकर उसका डायग्नोसिस जरूर कराएं। और बलूचिस्तान जो हमारा एरिया वैसे भी वहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है, और बलूचिस्तान में तो पानी गैस की इतनी प्रॉब्लम रहती है, फिर पानी जो है वो तो लाइंस वगैरह में भी हम देखते हैं कि वो जम जाता है, तो फिर उसमें तो अगर ऐसी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर बिल्की साहब उनको क्या सजेस्ट करेंगे वैसे? अच्छा देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से नेचुरोपैथी में कहती हूँ कि B1 की कमी की वजह से, विटामिन B1 की कमी की वजह से भी आपके जो है ना सूज जाते हैं। और अगर सिर्फ उंगलियां सूज रही हैं तो लंग्स का भी मसला हो सकता है, जैसे हम अपने ये एसिली भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक मैजिक ऑयल है, आप कोकोनट ऑयल और साथ में जो है ना आप इसके साथ है ना कलौंजी का तेल मिला लें और उसको लगाएं। और पीने के लिए भी बता देती हूँ, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो तो आप लौंग का पानी और दालचीनी दोनों को मिक्स करें, 2 लौंग और इतना छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, खौलता गर्म पानी डालें और ये पीना शुरू कर दें। पूरी सर्दी जो है ना आप इसका इस्तेमाल करें। और जैसे हम प्रिवेंशन पे बात कर रहे थे कि बच्चों को भी क्या दें, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं हो तो घर में बनाने का बता देती हूँ। हल्दी, नमक, शहद और लेमन और काली मिर्च, 5 चीज़ें। दोबारा रिपीट करें। हल्दी,
नमक, शहद, काली मिर्च और लेमन। इसका है ना बना के सारी चीज़ें रख लें, सब हम वज़न बना के रखें, काली मिर्च कम डालिएगा, इसको मिक्स करके रखें। आते जाते जैसे बच्चों को चटाते नहीं है, ये चटाएं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिनको खुश्क खांसी हो जाती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, तो उस सब में इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और पुराने ज़मानों में क्या करते थे, जैसे सर्दियाँ आने लगती थी तो अंडे की जर्दी लेते थे, उसमें काली मिर्च शहद डालते थे, उसको बीट करते थे और खौलता गर्म दूध डालते थे, खौलता गर्म दूध, ताकि वो अंडे की जर्दी उसमें पक जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहते कि अंडे की जर्दी जो है ना कच्ची नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जब खौलता गर्म दूध डालते हैं तो वो दूध ही पूरा पीले कलर का हो जाता है, वो पक जाती है जर्दी इसमें। ये रात को बच्चों को देना शुरू कर दें तो उनकी सर्दियाँ सहल हो जाएंगी। लेकिन ये दूध पिलाने के बाद ऐसा नहीं कि सर भी खुला, टांगे भी खुली और ना लॉन के कपड़े, मतलब आपने सीना ढकना है, कान ढकना है। तो ये हम नेचुरोपैथी में कहते हैं। कुछ डॉक्टर साहब आपसे भी, अच्छा कितने सेकंड है मेरे पास? चले जी, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका जनाब। और आई एम श्योर कि आप लोग आज के शो से आप लोगों ने बहुत सीखा होगा, मैंने खुद बहुत सीखा। ऑफ कोर्स यू लर्न एवरी टाइम। शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।